चलिए स्टार्ट किया जाए। क्या पढ़े थे करंट अफेयर्स में कल? हाँ, कितने राज्यों में 2022 में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं? 5 राज्यों में। कौन कौन? उत्तर प्रदेश। 5 राज्यों में अभी 2022 में विधानसभा का चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश, हाँ, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा। उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा सीट? 403। उत्तराखंड में 70, पंजाब में 117, गोवा में 40, मणिपुर में 60। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तराखंड के गुरमीत सिंह, पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित, गोवा के श्रीधरन पिल्लई, और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? एल.ए. गणेशन। गोवा का गठन कब हुआ था? गोवा राज्य का 30 मई 1987 में। मणिपुर का गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य बना था। और उत्तराखंड राज्य कब बना था? 9 नवंबर 2000 को। 2000 में 3 राज्य बने थे। 2000 में कितने राज्य बने थे? 3 राज्य बने थे। कौन कौन? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। नहीं तो उसमें पहला किसका निर्माण हुआ था? पहले छत्तीसगढ़ ना, उत्तराखंड का, और उसके बाद झारखंड का। यही ना? रेशियो आप याद रखेंगे, CUJ। और अनुपात क्या है? 1:9:15। 1 नवंबर, 9 नवंबर, और जे से झारखंड। और वर्ष क्या है? वर्ष है 2000। तो छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को। यानी छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड राज्य कब बना? 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड कब राज्य बना? 15 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश में कितने चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में? 7 चरणों में। और पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में कितने चरणों में? 1 चरण में। और मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। और इस विधानसभा जो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होगा उसका परिणाम कब आएगा? 10 मार्च को। क्लियर है ना? तो करंट अफेयर्स और भी इसके पहले भी पढ़े हुए हैं। इसके पहले क्या करंट अफेयर्स में पढ़े थे? सैफ पढ़े थे। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन 2021 सैफ चैंपियनशिप 2021 कौन जीता है? भारत। किसको हरा कर? नेपाल को हरा कर। ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। चलिए आज हम लोग देखेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। स्पेस टेलीस्कोप टेलीस्कोप का मतलब समझते हैं ना? टेलीस्कोप से दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं और उसका आकलन किया जाता है। ये कहाँ का टेलीस्कोप? स्पेस टेलीस्कोप, यानी अंतरिक्ष में ये टेलीस्कोप क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। यानी ये किसका किन वस्तुओं को देखेगा? तो अंतरिक्ष के पिंडों को क्या करेगा ये? दूर के जो आकाशीय पिंड है उनको क्या करेगा ये? देखेगा। लेकिन इसका जो फंक्शन है ना कुछ अलग है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये अब तक का दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है, जिसको कि फ्रेंच गुयाना, दक्षिण अमेरिका में फ्रेंच गुयाना
जो स्पेस स्टेशन है वहां से इसको छोड़ा गया है। और ये क्या करेगा, तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, उसके शुरुआती जो तारे हैं, आकाशगंगाएं हैं, वहां से जो प्रकाश किरणें प्रारंभिक दौर में निकली थी, उनका आकलन करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए ये ब्रह्मांड को स्कैन करेगा। कौन? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, समझे ना। और ये जो स्पेस टेलीस्कोप है, ये नासा, कनाडा और यूरोपियन एजेंसी, इन तीनों ने संयुक्त रूप से क्या किया है, इसको बनाया है। कौन कौन बनाया है? नासा, कनाडा और यूरोपियन एजेंसी ने इनको क्या किया है, इसको बनाया है। और बनाने में 30 वर्ष लगे हैं और 10 अरब अमेरिकी डॉलर इस टेलीस्कोप को बनाने में खर्च हुआ है। क्लियर हुआ? और ये किसका स्टडी करने के लिए? हाँ, स्पेस के प्रारंभिक दौर का, अंतरिक्ष के प्रारंभिक दौर का, ब्रह्मांड के प्रारंभिक चरण का, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, उस समय के प्रकाश किरणों को ये क्या करेगा, स्टडी करेगा, ब्रह्मांड को स्टैंड करके। उसमें इस तरह से यंत्र लगे हुए हैं, ठीक ना। और ये अब तक का जो इससे पहले जो शक्तिशाली टेलीस्कोप था, वो था हब्बल टेलीस्कोप। हब्बल टेलीस्कोप था जिसको कि 1990 ईस्वी में अंतरिक्ष में क्या किया गया था, उसको स्थापित किया गया था। और ये उसी हब्बल टेलीस्कोप का स्थान लेगा। कौन? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो इसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो कुछ पॉइंट क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे। ये ब्रह्मांड को स्कैन करेगा। और किस प्रकार से स्कैन करेगा कि जो उस समय शुरुआत में जो आकाशगंगा और तारे जो बने थे, तो उसमें से जो प्रकाश किरणें निकले थे, उसका ये क्या करेगा, स्टडी करेगा। तो हम लोग इतना बात समझे कि नहीं समझे? कौन सा दुनिया, क्वेश्चन बताएंगे, दुनिया की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप कौन है अभी? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। किसका स्थान लेगा ये? हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का इसने स्थान लिया है, ठीक ना। जिसको कि हब्बल टेलीस्कोप को 1990 में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। जबकि इसको 2021 के लास्ट में, दिसंबर में, नहीं, कहां से छोड़ा गया, तो दक्षिण अमेरिका में फ्रेंच गुयाना में स्पेस स्टेशन है, वहां से छोड़ा गया एरियन नामक रॉकेट से। हाँ, एरियन नामक रॉकेट से छोड़ा गया इसको। कौन इसको बनाया है? नासा, कनाडा और यूरोपियन एजेंसियों ने इसको बनाया है। कितना वर्ष लगा? नासा कहाँ का एजेंसी, स्पेस एजेंसी है? अमेरिका का स्पेस एजेंसी है ये, अंतरिक्ष एजेंसी। कितने वर्ष लगे इसको बनाने में? 30 वर्ष। और कितने खर्च हुए रुपये? 10 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च हुए हैं। क्लियर है ना? तो इतना ही रहने देते हैं, कल इसको क्या कर देंगे, बोर्ड पर लिखवा देंगे। कल क्या पढ़े ज्योग्राफी में? महान हिमालय पढ़ रहे थे, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश देख रहे थे ना। उत्तर भारत के उत्तर का पर्वतीय प्रदेश देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे महान हिमालय। महान हिमालय या इसको बोलते हैं बृहत हिमालय। दूसरा मध्य हिमालय
या इसको बोलते हैं लघु हिमालय। ये देख ना। तीसरा शिवालिक। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इन पर्वतों को पढ़ने के क्रम में हम लोग सबसे ऊंची पर्वत चोटियों का क्या किए थे, देखे थे। हाँ, अलग अलग जो भारत में पर्वत चोटियां हैं उनको हम लोग क्या किए थे, देखे थे। तो बताइए कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। कितना ऊंचाई? 8,848 मीटर। और K2 रणवीर राष्ट्रीय कहाँ है? भारत, लद्दाख में। ऊंचाई 86,11 मीटर। कंचनजंगा, हाँ, भारत सिक्किम में। ऊंचाई 85-98 मीटर। और मकालू नेपाल में। ऊंचाई 84 मीटर। और इसके बाद कौन पढ़े थे? धौलागिरी नेपाल में है। कितना ऊंचाई? 81-67 मीटर। उसके बाद नंगा पर्वत, कितनी ऊंचाई? 81-26 मीटर। कहाँ है? भारत, लद्दाख में। और क्या? अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में। 80-91 मीटर ऊंचाई है पर्वत चोटी का। और कौन? नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड, भारत। ऊंचाई 78-17। हाँ, 78-17 बना लेंगे नोट्स में। 78-17 मीटर नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई है। नोट्स इसमें हम लोग पर्वत चोटी इसमें से पढ़ लेंगे। नोट्स में है ना, इसमें से पढ़ लेंगे। कल भी हम लोग पर्वत चोटी पढ़े थे, तो यहाँ से पर्वत चोटी आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा। और इसमें देखेंगे बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। ऊंचाई कितना है? 71-38 मीटर। केदारनाथ की ऊंचाई 69-45 मीटर। कहाँ है? उत्तराखंड में। और केदारनाथ उत्तराखंड, ऊंचाई 69-45। त्रिशूल उत्तराखंड में है पर्वत चोटी। कितना ऊंचाई? 71-20 मीटर। कंचनजंगा सिक्किम में। ऊंचाई 88-98। कामेट उत्तराखंड में है। ऊंचाई 77-56 मीटर। इस पर्वत चोटी के बारे में हम लोग कल क्या किए थे, स्टडी किए थे। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? भारत में है। ऑप्शन ए लिखेंगे धौलागिरी, और ऊपर से नीचे ऑप्शन लिखेंगे। ऑप्शन बी मकालू। ऑप्शन सी अन्नपूर्णा। ऑप्शन डी नंदा देवी। कौन आंसर होगा? नंदा देवी हो जाएगा ना। भारत में कौन सी पर्वत चोटी है? नंदा देवी है। और ये तीनों कहाँ है? नेपाल में। तो वहां इंडिकेट कर लेंगे, नेपाल में है। कॉपी में इंडिकेट कर लेंगे सामने। मकालू कहाँ है? नेपाल में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। धौलागिरी की ऊंचाई बताएंगे? 81-67 मीटर ऊंचाई है। और मकालू का 84 मीटर है। अन्नपूर्णा का 80-91 मीटर है। नंदा देवी की ऊंचाई, ये उत्तराखंड में है ना, कितना? 78-17 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो कर लेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल के साथ सीमा बनाती है?
ठीक ना। ऑप्शन है आपके पास नंगा पर्वत, नंदा देवी, K2 जिसको गार्डन राष्ट्रीय बोलते हैं, कंचनजंगा। कौन होगा इसमें से? कंचनजंगा। क्या आंसर होगा? कंचनजंगा। क्यों? कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है? हाँ, कंचनजंगा आप देखेंगे इस मैप में, इस मैप में देखेंगे तो यहाँ पर कौन है? हाँ, यहाँ पर नेपाल हो गया और यहाँ पर कौन है? सिक्किम है, यही ना सिक्किम है। और देखिएगा कि यहीं पर ये पश्चिम की ओर क्या है, ये जो है ना कंचनजंगा पर्वत चोटी है। यहाँ पर आप देखिएगा सिक्किम में तो कौन सी पर्वत चोटी? कंचनजंगा। और किधर की ओर ये अवस्थित है? नेपाल की सीमा पर। किसके साथ सीमा बनाएंगे? ये नेपाल है कि नहीं है? यहां से ये नेपाल हो गया नहीं, और ये तो किसके साथ सीमा बना दीजिए? नेपाल के साथ। आंसर क्या होगा आपका? कंचनजंगा। आप K2 को देखिएगा, नंगा पर्वत को, तो कहाँ है ये? जम्मू के लद्दाख में। हाँ, नंगा पर्वत कहाँ है? लद्दाख में। तो वहां पर तो नेपाल है नहीं। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड। तो ये अंदर की तरफ है, नेपाल की तरफ ये नहीं है, ये अंदर की तरफ है, और नेपाल के साथ सीमा ये नहीं बनाएगा। K2 कहाँ है? हाँ, लद्दाख में है, लद्दाख में है, तो ये भी तो सीमा नहीं बनाएगा। कौन बचा? कंचनजंगा। कहाँ है? सिक्किम। सिक्किम में किधर की ओर है? सिक्किम में किधर की ओर? पश्चिम की ओर है, नहीं है। और सिक्किम के पश्चिम में कौन सा देश है? सिक्किम के पश्चिम में कौन सा देश है? नेपाल। तो ये कंचनजंगा यहाँ पर क्या प्रतीत हो रहा है, दिखा रहा है? इसी साथ से बना देंगे नेपाल के साथ। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी महान हिमालय में अवस्थित है? ऑप्शन है आपके पास नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, इनमें से सभी। महान हिमालय पढ़े हैं? महान हिमालय को पढ़ेंगे तो ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं वाला भाग हो जाता है महान हिमालय। और इसमें इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। यानी जितने भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो किस हिमालय में हो जाएंगी? महान हिमालय में हो जाएंगे। महान हिमालय का औसत ऊंचाई कितना? 6100 मीटर। यानी 6100 मीटर तो औसत ऊंचाई हो गया, लेकिन जितने भी सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं वो सब किस हिमालय में हो जाएंगे? महान हिमालय में। और लगभग ये अभी कल हम लोग पढ़े हैं, नोट्स को पढ़िए, अभी नोट्स को पूरा पढ़िए। नोट्स को सभी लोग पढ़ेंगे, 5 मिनट के लिए नोट्स पढ़ेंगे और बोल बोल कर पढ़ेंगे। आप लोगों को ये नोट्स मिला होगा, भारत का भूगोल, भारत के प्राकृतिक संरचना का पहला नोट्स है ये, और इसको निकालिए आप लोग और 5 मिनट के लिए बोल बोलकर पढ़िए। महान हिमालय और हाँ लघु हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय जो दिया हुआ है उस नोट्स को पढ़िए। सबसे नीचे वाला पढ़िए, लघु हिमालय, मध्य हिमालय वाला पढ़िए। तो समझ में आया? हम लोग उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटे हैं? कितने भागों में बांटे हैं इसको? 3 भागों में बांटे हैं ना। कौन कौन? महान हिमालय, मध्य हिमालय, या इसको लघु हिमालय भी बोल सकते हैं। तीसरा शिवालिक।
तो इसमें से कौन सा हिमालय सबसे ऊंचा होगा? देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिमालय सबसे ऊंचा होगा? इस पर क्वेश्चन लिखवाए थे ना, सबसे ऊंचा लिखवाए है ना, घर पर पढ़ते नहीं है। सबसे ऊंचा हिमालय कौन हो जाएगा? महान हिमालय। औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा इसका? इसका औसत ऊंचाई होगा 6100 मीटर। तो अत्यधिक ऊंचाई वाला जो स्थान होगा हिमालय पर्वत पर या उत्तर के पर्वतीय प्रदेश पर, तो किस हिमालय में होगा? महान हिमालय में होगा। मध्य हिमालय का औसत ऊंचाई कितना? हाँ, मध्य हिमालय का जो औसत ऊंचाई होगा वो होगा 1800 से 3000 मीटर। यानी इससे कम हुआ कि नहीं हुआ? ये अत्यधिक ऊंचाई वाला, उससे कम ये ऊंचाई वाला, और ये बिल्कुल कम होकर क्या हो जाएगा? ये लगभग 600 मीटर हो जाएगा। कौन? शिवालिक की ऊंचाई। हाँ, तो ऊंचाई के आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन किस हिमालय में होगा। जैसे शिमला शहर है, शिमला शहर की ऊंचाई कितनी है? देखिए नोट्स में है, शिमला शहर की ऊंचाई कितनी है? 2205 मीटर ऊंचाई है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है कि शिमला शहर, जो शिमला है वो किस हिमालय में बसा हुआ है, तो कौन सा आंसर करेंगे इसमें से? मध्य हिमालय करेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि ऊंचाई क्या है? हाँ, मिडिल वाला में है। ऊंचाई इसकी क्या है? 2200। ये ऊंचाई हमको पता है ना कि शिमला की ऊंचाई क्या है? 2205 मीटर है। तो 2205 मीटर है, इसका मतलब क्या है कि ये मध्य हिमालय में अवस्थित है। तो लिखिए क्वेश्चन ये वाला, शिमला शहर किस हिमालय में अवस्थित है? शिमला शहर किस हिमालय में अवस्थित है? शिमला शहर किस हिमालय में अवस्थित है? ये तीनों ऑप्शन लिख लेंगे। महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, सी ऑप्शन में। ऑप्शन ए में लिखेंगे महान हिमालय, ऑप्शन बी में लघु हिमालय, ऑप्शन सी में शिवालिक, ऑप्शन डी इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं लिख लेंगे। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? लघु हिमालय कर लेंगे ना, वहां पर ऊंचाई लिख लेंगे शिमला का 2205 मीटर। तो जितने भी हिल स्टेशन हो जाते हैं ना, जितने भी हिल स्टेशन पर्वतीय शहर हो जाते हैं, वो लगभग सब के सब मध्य हिमालय में हो जाते हैं। ठीक ना? लेकिन इसमें ध्यान रखिए कि कुछ अपवाद भी हैं, वो कुछ शिवालिक में भी होंगे और कुछ कहां पर होंगे? महान हिमालय में भी होंगे। क्लियर हुआ ना? तो पर्वतों से संबंधित इस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्या करेगा? पूछेगा। बाकी आप स्टडी के आधार पर अपना क्या कर सकते हैं? कॉमन सेंस भी, अपना दिमाग भी क्या करेंगे? लगाएंगे। उसमें लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे? नोट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद चलते हैं हम लोग दर्रा। दर्रा किसको बोलेंगे? हाँ, दो पर्वतों के बीच आवागमन के जो प्राकृतिक मार्ग होते हैं उसको क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। यानी एक पर्वत से दूसरे पर्वत या पर्वतों के पार जाने के लिए, पर्वतों के पार जाने के लिए जो आवागमन के प्राकृतिक मार्ग होते हैं ना, प्राकृतिक जो रास्ते होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। जैसे आप जाएंगे देखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में, तो इस तरह से उसका ये पर्वत है। अब इसको पार करना होगा, चढ़कर तो पार कर सकते हैं? नहीं पार कर सकते हैं।
तो नेचर ने क्या किया है कि कुछ प्राकृतिक मार्ग बनाए हैं, और उस प्राकृतिक मार्ग द्वारा आसानी से क्या किया जा सकता है, पार किया जा सकता है एक छोर से दूसरे छोर में पर्वतीय क्षेत्रों में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये पर्वत हो गया, हाँ, और यहाँ से ये क्या किया हुआ है, यहाँ से सड़क मार्ग क्या है, यहाँ से बना हुआ है, और इस तरह से चारों ओर क्या होगा, यहाँ पर ये पर्वत होगा, और ये रास्ता क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, ये रास्ता इस तरह से, और ये जहां तक जाना होगा वहां तक क्या होगा, ये पहुंचेगा, लेकिन ये सीधा रास्ता नहीं होगा। हाँ, पर्वतीय क्षेत्र में जो गए होंगे वो जानते हैं, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, ये जो रास्ता होगा कैसा होगा, हाँ, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा। और देखिए दरा किसको कहेंगे, दरा हेडिंग दीजिए, पर्वतों के बीच आवागमन के लिए बने हुए प्राकृतिक मार्ग को दरा कहते हैं। जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, तो ये तो इसमें अनेक प्रकार के क्या है, दर्रा बने हुए हैं। और उन जो भारत का जो हिमालय वाला क्षेत्र है, कहा जाता है कि भारत को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, किनसे, तो बाहर के आक्रमणकारियों से, और उस मार्ग से कुछ आक्रमणकारी भारत में प्रवेश किए, और कुछ यात्री भी भारत में आए, विशेषकर चाइना से, जैसे वेनसान, फाहियान, इनसिन नहीं, क्योंकि वो जो क्षेत्र है पूरा उत्तर से लेकर आप चले जाइए, उत्तर से लेकर और चले आइए मिडिल और किधर भी चले जाइए पूर्व की तरफ, तो किससे जुड़ा हुआ है भारत का बॉर्डर, उस हिमालय पर्वत से, पहले तिब्बत से और किससे, चाइना से। तो उस रास्ते से क्या होते थे, चाइनीज यात्री भारत में प्रवेश करते थे, और भारत से भी यात्री इन दरों के माध्यम से चाइना में जाते थे। जैसे बौद्ध धर्म का जो विकास हुआ, कहां से हुआ, भारत से हुआ, और भारत से बहुत सारे बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म गुरु वो कहां गए, तिब्बत गए, चाइना गए, और वहां से फिर अन्य देशों में भी गए। तो किन प्राकृतिक मार्गों से गए हुए, ये इन्हीं दौरों से होकर, और वहां पर बौद्ध धर्म का क्या किया उन लोगों ने, प्रचार प्रसार किया। तो ये दर्रा जो है, ये प्राचीन काल से ही क्या है, हाँ, प्राचीन काल से आवागमन के साधन रहे हैं। तो इसमें कुछ दरों का हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग स्टडी देख लेते कौन सा दर्रा भारत में कहां पर, पर्वतीय क्षेत्रों में। एक तरफ लिखेंगे दर्रा, दूसरी तरफ राज्य, और एक और ऊंचाई, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछता है, दर्रा सबको याद रहता है, कौन सा दर्रा कहां पर है ये सबको याद रहता है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है कि पूछ देता है कि निम्न में से किस दर्रा की ऊंचाई सबसे अधिक है, या किसकी कम है, या ऊंचाई की दृष्टि से दर्रों को क्रम क्या करें, सजाएं। तो फिर ऐसी स्थिति में सबसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाता है, इसलिए आपको ऊंचाई भी क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। हाँ, यहां से स्टार्ट करते हैं काराकोरम दर्रा से। काराकोरम दर्रा कहां है, ये लद्दाख, हाँ, ऊंचाई को कल देख लेंगे, पहले इसको क्या कर लेते हैं, एक बार राज्य को एक बार कलेक्ट कर लेते हैं। एक तरफ लिखेंगे दर्रा और दूसरी तरफ राज्य। काराकोरम दर्रा कहां हो गया, लद्दाख, बर्जिल दर्रा लद्दाख, जोजिला दर्रा
कहाँ? लद्दाख, पीर पंजाल दर्रा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा। ये सारी बातें नोट्स में लिखी हुई हैं, नोट्स को घर पर पढ़ें। उसके बाद देखेंगे बेटा इसको, तो काराकोरम दर्रा कहाँ होगा? लद्दाख में बर्दी दर्रा, लद्दाख बिजला दर्रा, लद्दाख पीर पंजाल दर्रा, जम्मू कश्मीर बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर। और उसके बाद